चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम स्मॉल बिजनेस। देखिए जी, आप किसी भी बिजनेस को स्मॉल बिजनेस क्यों कह सकते हैं? या तो उस बिजनेस के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई है वो कंपैरेटिवली लो है लार्ज एंटरप्राइजेस के मुकाबले। बड़े बिजनेसेस के अंदर ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होती है और छोटे बिजनेस के अंदर कम कैपिटल इन्वेस्ट होती है। तो अगर आप किसी बिजनेस को स्मॉल बिजनेस कह रहे हैं तो उसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि उसके अंदर इन्वेस्ट की गई कैपिटल कंपैरेटिवली लो है इन कंपैरिजन विद लार्ज बिजनेसेस, या फिर उस बिजनेस का जो टर्नओवर है या फिर उस बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो भी कम ही रहता है, यानी वो बहुत ज़्यादा टर्नओवर नहीं कमाते, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते। इस वजह से उन बिजनेसेस को स्मॉल बिजनेस कहा जाता है। किसी बिजनेस को स्मॉल बिजनेस कहने के पीछे एक और रीज़न भी हो सकता है कि वहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कम होते हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, कम एम्प्लॉयज़ के साथ भी आप उस बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं, तो भी उसे स्मॉल बिजनेस कहा जा सकता है। तो देखो बेटा, बात दरअसल ऐसी है, किसी भी बिजनेस को स्मॉल बिजनेस क्लासिफाई करने के लिए कई फैक्टर्स हो सकते हैं और कई फैक्टर्स के बेसिस पर आप किसी भी बिजनेस को स्मॉल बिजनेस क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूं वो एक एक्ट के थ्रू पढ़ाने जा रहा हूं और उस एक्ट का नाम है MSMED एक्ट 2006। पहले तो इस एक्ट की फुल फॉर्म समझ लेते हैं। ये MSMED का मतलब क्या है? देखो, M का मतलब है माइक्रो, स्मॉल का मतलब है, S का मतलब है स्मॉल, इस M का मतलब है मीडियम और इस E का मीनिंग है एंटरप्राइज और D का मतलब है डेवलपमेंट। देखो बेटा, ये जो एक्ट बनाया गया था, इस एक्ट का एक ही पर्पस है कि छोटे बिजनेसेस को डेवलप किया जा सके। छोटे बिजनेसेस को क्या किया जा सके? डेवलप किया जा सके। छोटी एंटरप्राइजेस को, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप किया जा सके। लेकिन MSMED एक्ट कहता है कि हम स्मॉल, यानी जितने भी लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस नहीं है, लार्ज स्केल बिजनेसेस नहीं है, हम उन बिजनेसेस में पहले कुछ बिजनेस को माइक्रो क्लासीफाई करेंगे, कुछ को स्मॉल क्लासीफाई करेंगे और कुछ को मीडियम क्लासीफाई करेंगे। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 3 तरीके के बिजनेसेस की क्लासिफिकेशन दी: माइक्रो बिजनेस, स्मॉल बिजनेस और मीडियम बिजनेस। तो अब हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो MSMED एक्ट है ये कौन से बिजनेस को माइक्रो बिजनेस कह रहा है, कौन से बिजनेस को स्मॉल बिजनेस कह रहा है और कौन से बिजनेस को मीडियम वाले बिजनेस कह रहा है। लेकिन हमें एक बात को समझ लेना जरूरी है कि किसी भी बिजनेस को स्मॉल, मीडियम, माइक्रो कहने के लिए आपको एक बेसिस लेना पड़ता है। उस बेसिस पर ही आप उसको माइक्रो, स्मॉल या मीडियम कह सकते हैं। आप पहले यह डिसाइड करिए कि क्या आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बेस मानेंगे, आप टर्नओवर को बेस मानेंगे, आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को बेस मानेंगे, प्रोडक्शन को बेस मानेंगे, यानी आप किस बेसिस पर यह कहेंगे कि ये बिजनेस बड़ा बिजनेस है या छोटा बिजनेस है। ठीक है ना? तो यही चीज हमें समझनी पड़ेगी कि MSMED एक्ट ने क्या बेस माना है किसी भी बिजनेस को माइक्रो, स्मॉल या मीडियम क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू कर। देखिए बेटा, अगर आपको अपने किसी भी बिजनेस को, यानी MSMED एक्ट के हिसाब से, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट के हिसाब से स्मॉल, मीडियम या माइक्रो में क्लासिफाई करना है, तो इस एक्ट ने, बताऊं पहले क्या किया। इस एक्ट ने कहा, देखो जी, एंटरप्राइज 2 तरीके की हो सकती है, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और एक सर्विस एंटरप्राइज। और कहा कि हम ना दोनों के लिए अलग अलग लिमिट बताएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए अलग लिमिट बताएंगे कि हाँ जी बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज कौन सी माइक्रो मानी जाएगी, कौन सी स्मॉल मानी जाएगी, कौन सी मीडियम मानी जाएगी। सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए अलग लिमिट बताएंगे कि सर्विस एंटरप्राइजेस में कौन सी माइक्रो मानी जाएगी, कौन सी स्मॉल मानी जाएगी और कौन सी मीडियम मानी जाएगी। लेकिन होता क्या है कि MSMED एक्ट की ये लिमिट हो जाती है चेंज,
और लिमिट चेंज होने के बाद सबसे पहले काम बताऊं गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, इस बार ना हम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए अलग से कोई लिमिट नहीं बताएंगे, हम सर्विस एंटरप्राइज के लिए अलग से कोई लिमिट नहीं बताएंगे, हम हर एंटरप्राइज के लिए एक ही लिमिट बनाएंगे और उसी लिमिट के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सी एंटरप्राइजेस को यानी कौन से बिजनेसेस को माइक्रो माना जाना चाहिए, किन्हें स्मॉल माना चाहिए और किन्हें मीडियम माने जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कुछ नई लिमिट्स आप लोगों के लिए बताई और ये अब आपके लिए, आपके पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा इनको ध्यान से सुनिए। गवर्नमेंट ने ना देखो सबसे पहले एक अच्छा काम किया। गवर्नमेंट ने कहा देखो हम ना दो बेसिस पर, एक तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर और एक बिजनेस की टर्नओवर के बेसिस पर, इन दोनों बेसिस पर हम बिजनेस को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में क्लासिफाई करेंगे। हम देखेंगे कि अगर कोई बिजनेस मीडियम, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, तो हम ये देखेंगे कि उसने अपनी प्लांट एंड मशीनरी पर कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसने अपने बिजनेस के इक्विपमेंट्स पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। हम ये देखेंगे कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उसकी टर्नओवर कितनी है। समझ आई बात? ये टर्नओवर पता है ना आपको, आप जो सेल करते हैं, जो माल बेचते हैं, उसका जो ग्रॉस अमाउंट आपको रिसीव होता है उसी को टर्नओवर कहा जाता है। समझ आई बात? नहीं, टर्नओवर बेसिकली आप अपनी सेल्स को भी कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा हम इन दो बेसिस पर चेक करेंगे कि कौन सी एंटरप्राइजेज माइक्रो है, कौन सी स्मॉल है, कौन सी मीडियम है। तो सबसे पहले हम माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करते हैं। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग लिमिट्स क्या हैं? माइक्रो एंटरप्राइजेस में बताया कि अगर आपने अपनी प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आपकी प्लांट एंड मशीनरी में, आपके इक्विपमेंट्स के अंदर 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है, एंड साथ ही में आपकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक है, तो आपकी एंटरप्राइजेस को सबसे छोटी एंटरप्राइज माना जाएगा, यानी कि माइक्रो एंटरप्राइज माना जाएगा। ठीक है जी। आपकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक होनी चाहिए और आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक सबसे छोटा बिजनेस माना जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी एक माइक्रो बिजनेस माना जाएगा, यानी एक माइक्रो एंटरप्राइज माना जाएगा। लेकिन सर बताऊं क्या, मेरी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से ज्यादा की है, यानी मैंने 1 करोड़ से ज्यादा अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट ना 10 करोड़ तक ही है, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही, और मेरी टर्नओवर भी 5 करोड़ नहीं है। मेरी टर्नओवर भी 5 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन मेरी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही, यानी मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो प्लांट एंड मशीनरी में की हुई है वो 10 करोड़ तक है और मेरी जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ तक है। तो आपका जो एमएसएमईडी एक्ट है वो कहता है आपका बिजनेस जो है वो इस सिचुएशन में स्मॉल बिजनेस कहलाए। सर लेकिन अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से भी ज्यादा चली गई, 10 करोड़ से भी ज्यादा चली गई सर मेरी इन्वेस्टमेंट, तो अच्छा आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से भी ज्यादा चली गई, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट सर 50 करोड़ तक ही है प्लांट एंड मशीनरी में, तो इस सिचुएशन में आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके बिजनेस को मीडियम स्केल पर माना जाएगा, बट साथ ही में आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड होकर 250 करोड़ के बीच में रहनी चाहिए। देख रहे हैं आप लोग बेटा, देख रहे हैं? यानी आप एक चीज को ऑब्जर्व कीजिए कि दो बेसिस पर एक स्केल बनाया इन्होंने इन्वेस्टमेंट का। इन्होंने कहा देखो जी, आपकी इन्वेस्टमेंट 0 से लेकर 1 करोड़ तक है, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ तक पहुंच जाती है, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ तक पहुंच जाती है। ठीक है जी। तो यहां पर आप क्या हैं? यहां पर आप माइक्रो हैं, यहां पर आप स्मॉल हैं और यहां पर आप मीडियम हैं। और इन्होंने यही चीज टर्नओवर के साथ भी रखी। टर्नओवर के लिए भी एक स्केल बनाया। देखिए, टर्नओवर के लिए इन्होंने कहा अगर आपकी टर्नओवर 100 से 5 करोड़ के बीच में है तो आप माइक्रो हैं, आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ तक है तो आप स्मॉल एंटरप्राइज हैं, आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़ तक पहुंच जाती है तो आप एक मीडियम एंटरप्राइज हैं।
यानी आपको इन दोनों लिमिट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप ये क्लासिफाई कर रहे हो कि आपका बिजनेस एक माइक्रो बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है या मीडियम बिजनेस है। होप सो आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। देखो, किसी भी बिजनेस को स्मॉल या लार्ज क्लासिफाई करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि मैं किस बेसिस पर कहूं कि ये बिजनेस बड़ा है या छोटा। तो गवर्नमेंट ने कहा, हम बता रहे हैं भाई, आप अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट को देख लीजिए, आप अपने बिजनेस की टर्नओवर को देख लीजिए। इन दोनों के लिए हम आपको कुछ लिमिट्स बता रहे हैं। उन लिमिट्स के बेसिस पर आप डिसाइड कीजिए कि आपका बिजनेस माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है। सर मान लीजिए मेरी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से भी ज्यादा चली जाती है, या मेरा टर्नओवर 250 करोड़ से भी ज्यादा चला जाता है। अरे तो भाई फिर आप इस चैप्टर के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। ना ही आप माइक्रो है, ना स्मॉल है, ना मीडियम है। अब आप एक लार्ज एंटरप्राइजेस हैं और मैं इस चैप्टर में सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस की बात कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझ गए हैं कि कौन से बिजनेस को हम स्मॉल, मीडियम या माइक्रो बिजनेस कह सकते हैं। देखो बच्चे, अब जो मैं आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, वो ये पढ़ाने जा रहा हूं कि ये जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, देखो जब मैं सिर्फ स्मॉल बिजनेस बोल रहा हूं ना, यानी चैप्टर का नाम स्मॉल बिजनेस है, तो आप ये मत समझना कि मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। आप ऐसा मत समझ लेना, मैं माइक्रो को भी उसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूं, मीडियम को भी उसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूं। ये तो एक लीगल डेफिनेशन है, छोटे बिजनेसेस के लिए एक लीगल डेफिनेशन है कि सभी स्मॉल बिजनेसेस को स्मॉल मत कहो, कुछ को बहुत ज्यादा स्मॉल कहो माइक्रो, कुछ को एक्चुअल में स्मॉल कहो, कुछ को स्मॉल से थोड़ा ज्यादा रखो जिसे मीडियम बिजनेस कहा जाता है। ये लीगल डेफिनेशन है। लेकिन जब मैं आपके साथ चैप्टर में एक वर्ड बोल रहा हूं ना बार बार, स्मॉल बिजनेस, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस, तो आप ये समझिए कि मैं छोटे स्तर पर बिजनेसेस की बात कर रहा हूं। यहां पर शायद माइक्रो भी इन्वॉल्व होते हैं, स्मॉल भी इन्वॉल्व होते हैं और शायद थोड़े मीडियम भी इन्वॉल्व होते हैं। समझ आती है बात? ये नहीं आती? वो तो लीगल डेफिनेशन थी कि हमने कौन से बिजनेस को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कहा। लेकिन अब जब मैं आपके साथ ओवरऑल चैप्टर के अंदर कह रहा हूं कि ये स्मॉल बिजनेस का हमारे देश के अंदर क्या रोल है, ये हमारे देश की प्रगति के अंदर क्या रोल अदा करते हैं, तो हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो बेटा, मैंने ना रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस को दो पार्ट में तोड़ा। मैंने कहा कि भाई देखो, स्मॉल बिजनेस का हमारे देश के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यानी देखो सोशल भी और इकोनॉमिक भी, यानी देश की सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करना है और देश के इकोनॉमिक यानी आर्थिक विकास के लिए भी कुछ अच्छा करना है। देश के अंदर सोसाइटी को भी सुख पहुंचना चाहिए और देश के अंदर पैसा भी जनरेट होना चाहिए। तो इस डेवलपमेंट के लिए स्मॉल बिजनेस क्या रोल प्ले करता है, स्मॉल बिजनेसेस के खुलने से सोसाइटी और इकोनॉमी को कैसे फायदा होता है। फिर दूसरे पार्ट मैंने कहा कि अगर स्मॉल बिजनेसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे तो हमारे देश का जो रूरल एरिया है, आप जानते हैं ना दो तरीके के एरियाज होते हैं, एक होता है अर्बन एरिया और एक होता है रूरल एरिया। तो स्मॉल बिजनेसेस की वजह से रूरल इंडिया, यानी ऐसा एरिया जहां गांव देहात है, वहां पर रूरल एरिया के अंदर स्मॉल बिजनेसेस के क्या फायदे हैं, ये हम दो पार्ट में स्मॉल बिजनेस के रोल को पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूंगा। देखो बेटा, स्मॉल बिजनेस के होने की वजह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या इंपैक्ट आता है। सबसे पहला बेनिफिट जो हमें स्मॉल बिजनेस से मिलता है और वो है आउटपुट जनरेशन। आउटपुट जनरेशन। अब पहले तो मुझे ना आप लोगों को आउटपुट जनरेशन का मीनिंग समझाना पड़ेगा, फिर बाद में आपको यह समझ में आएगा कि स्मॉल बिजनेस आउटपुट जनरेशन क्रिएट कर रहा है और अगर क्रिएट कर रहा है तो वो हमारे देश के लिए फायदा कैसे है। आप लोगों ने बार बार एक शब्द सुना होगा जिसे हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर, किसी भी देश का विकास ना उस देश की जीडीपी से पता लगाया जाता है। सर, जीडीपी कहते किसे हैं? आपसे भी मैं यही सवाल पूछूंगा, जीडीपी किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मैंने आप लोगों से भाई फुल फॉर्म तो नहीं पूछी थी, मैं बेसिकली जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग पूछना चाह रहा था। तो आप कहेंगे सर मीनिंग तो हमें नहीं पता। तो मीनिंग में पहले आपको समझाता हूं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। है सर, ये क्या लिख दिया आपने? अरे मतलब समझो निकम्मो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज
जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं एक शब्द में इस चीज को समझाना चाहूं तो वो ये होगा कि आपके देश के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हीं की वैल्यू को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है और उसी को हम आउटपुट जनरेशन कहते हैं। यानी अगर बात आउटपुट जनरेशन की हो रही है ना तो बेटा यहां पर बात जीडीपी की हो रही है। तो सर जीडीपी हमारे देश की तरक्की में रोल कैसे प्ले करती है? बेटा एक बात को अच्छे से समझ लो, जितना ज्यादा प्रोडक्शन आपकी इकोनॉमी के अंदर होगा उतना ही ज्यादा आपकी देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है देश में इनकम का बढ़ना। क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन करने के लिए किन लोगों की जरूरत होती है? सर एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है। तो अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आप ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी तो क्रिएट करेंगे, और अगर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकम भी तो जनरेट हो जाएगी मेरे बच्चे। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ज्यादा इनकम जनरेशन। तो अब आप ये पूछना चाहेंगे क्या सर स्मॉल बिजनेस इकोनॉमी में आउटपुट जनरेशन करते हैं, यानी स्मॉल बिजनेसेस देश की जीडीपी को बढ़ाने में एक रोल प्ले करते हैं? हाँ बिल्कुल प्ले करते हैं बेटा। क्योंकि अगर स्मॉल बिजनेसेस नहीं है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, हर आदमी एक बड़ा बिजनेस नहीं बना सकता। हर आदमी एक बड़ा बिजनेस नहीं बना सकता, तो उसको अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए एक स्मॉल लेवल से ही काम करना शुरू करना पड़ता है। और मैं अगर एक बात बोलूं ना तो हमारे देश के जीडीपी में 40% कंट्रीब्यूशन जो है वो स्मॉल बिजनेस से आता है। समझ में आई बात या नहीं आती? तो अगर देश के अंदर से आप स्मॉल बिजनेसेस को खत्म कर दोगे ना तो देश का आर्थिक विकास, देश का आउटपुट जनरेशन, देश की जीडीपी गिर जाएगी। क्योंकि ये आप देखिए, आपको हर जगह क्या बड़ी बिल्डिंग नजर आती है? हर जगह क्या बड़े बिजनेसेस नजर आते हैं? नहीं, आपको जगह जगह नजर आते हैं छोटे बिजनेसेस। और यही छोटे बिजनेस छोटा छोटा आउटपुट क्रिएट करके कंबाइनली देश के आउटपुट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बात समझ आई या नहीं आई? तो सबसे पहला फायदा देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो ये है कि देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आउटपुट जनरेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे स्मॉल बिजनेस। चलिए अब दूसरी बात समझते हैं कि स्मॉल बिजनेस का देश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और क्या रोल है। अरे मेरे बच्चे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आप कैसे इस बात को इग्नोर कर सकते हैं? मान लीजिए अगर कोई एक रिलायंस है, टाटा है, तो आपको क्या लगता है रिलायंस, टाटा, ये बड़े बड़े लार्ज एंटरप्राइजेस में हर आदमी को जॉब मिल जाएगी क्या? क्या वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज्यादा सफिशिएंट है कि वो देश के यानी दुनिया हमारे देश के हर एक नौजवान को क्या दे सके? एम्प्लॉयमेंट दे सके। भाई देश में नौजवान के पास एम्प्लॉयमेंट का होना जरूरी है, और हर आदमी इतना ज़्यादा स्किलफुल नहीं होता, इतना ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होता कि वो बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जाकर नौकरी कर सके। तो ये जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं ये देश भर के अंदर सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। देश में सारे के सारे लेबर, सारी की सारी इंप्लॉयज जो है वो स्किलफुल इंप्लॉयज नहीं है। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन तो स्किलफुल ऑर्गेनाइजेशन को स्किलफुल लोगों को क्या दे देंगी? जॉब दे देंगी। लेकिन जो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग हैं वो बेचारे जॉब के लिए कहां जाएंगे? तो बेटा वहीं पर आता है स्मॉल बिजनेसेस का रोल, कि ये स्मॉल बिजनेसेस हमारे देश के अंदर इंप्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। ये सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को भी जॉब प्रोवाइड करते हैं, जिन लोगों को बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं मिल पाती। आप मेरी बात समझते हैं नहीं समझते? तो इसका मतलब देश के अंदर सिर्फ आउटपुट जनरेट करने से ये फायदा नहीं पहुंचा रहे, ये देश के अंदर लोगों को, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? और मैं आपको एक बात बता दूं कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, जो जितनी भी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जितने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाती कंबाइनली, हमारे देश के अंदर स्मॉल बिजनेसेस ने उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। समझ पाते नहीं समझ पाते मेरी बात? चलिए अब तीसरी जरूरत, स्मॉल बिजनेस का तीसरा रोल, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। यार आप खुद बताओ, देखो मुझे, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा। आपको क्या लगता है कि जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं वो आपको कौन से प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं? वो आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर नजर आते हैं।
कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, समझ आई, कोई नेटवर्किंग प्रोवाइड कर रहा है, समझ आती है बात या नहीं आती, कोई कपड़े आपको बेच रहा है, कोई मोबाइल फोन आपको बेच रहा है, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको लार्ज एंटरप्राइजेस बेच रही हैं। लेकिन आप अपने आसपास ऑब्जर्व करिए कि आपके सामने ऐसे भी प्रोडक्ट पड़े हुए होंगे जिनको लार्ज एंटरप्राइजेस नहीं दे रही, उनको प्रोवाइड करने वाले सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं। आप अपने घर पर पड़ा हुआ वाइपर देख लीजिए, आप अपने घर पर पड़ी हुई झाड़ू देख लीजिए, समझ में आती है बात या नहीं आती, और ना जाने खाने पीने के आप अपने घर में मसालों के डब्बों को देख लीजिए। आप अपने घर के आसपास अपनी नजर घुमाएंगे ना तो इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपको लार्ज एंटरप्राइजेस बनाकर नहीं दे रही। कंघी हो गई, समझ में आई, बालों में करने के लिए, ये सारे स्मॉल बिजनेसेस प्रोवाइड करना है आपको। आप अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 90% प्रोडक्ट जो है वो लार्ज एंटरप्राइज के यूज करता हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने घर के अंदर, आप अपने हाउस होल्ड के अंदर ना जाने कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको स्मॉल बिजनेसेस प्रोवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि स्मॉल बिजनेस जो है वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करता है। मेरी बात समझ आती है नहीं आती? तो ये एक और इंपॉर्टेंट रोल हुआ, या क्या नाम है, सोशियो डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, किसका बेटा? स्मॉल बिजनेस का। समझ में आती है बात या नहीं आती? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। फोर्थ पॉइंट, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। पहले तो इस चीज का मतलब समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी होती क्या है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी का मतलब है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आदमी को बिजनेस करने में, बिजनेस स्किल्स दिखाने में, अपनी मैनेजरियल स्किल्स दिखाने में हेल्प करती है। एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी क्या है? देखो, हर आदमी सोचता है कि यार मुझे ना किसी के पास जॉब नहीं करनी, मुझे अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना है। समझ में आती है बात ही नहीं? मुझे अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना है, मैं किसी के पास जॉब नहीं करना चाहता। एक ऐसा आदमी अपने घर पर कुछ बोलता है ना, पापा मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे ना बिजनेस करना है, तो उसके फादर कहते हैं आया कहीं का अंबानी, आया कहीं का टाटा, समझे, आया कहीं का बिरला। अरे आदमी की आप क्या नाम है क्या कर देते हैं, उसकी उम्मीद तोड़ देते हैं, उसकी कैपेबिलिटी को मार देते हैं। लेकिन आज के ज़माने में बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी कोई इंसान बिजनेस करने की कैपेबिलिटी रखता है ना, बिजनेस करने की एबिलिटी रखता है, तो इसी स्मॉल बिजनेस से वो सबसे पहले अपने आप को प्रूव करता है कि हाँ जी मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूं। स्मॉल लेवल पर बिजनेस कर कर वो बताता है लोगों को, हाँ जी मैं जॉब करने से ज़्यादा अपने बिजनेस से कमा सकता हूं। भले से जॉब करके मुझे 50, 60, 70 हज़ार मिल जाए, मैं एक छोटी सी दुकान चला रहा हूं लेकिन मैं लाख 1.5 लाख कमा सकता हूं। समझ आई बात या नहीं आती? और ऐसे ही लोग जब शुरुआत एक स्मॉल बिजनेस से करते हैं तो यही लोग बेटा बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। आज आप अपनी इकोनॉमी के अंदर देख सकते हैं बेटा, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर पहुंच गए। समझ में आती है बात या नहीं आती? हाँ जी मेरे बच्चे, तो स्मॉल बिजनेस जो है वो अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि आदमी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को क्या कर सके बेटा, इंप्रूव कर सके। तो एक और फायदा है इकोनॉमी को लेकर कि एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्मॉल बिजनेस। ठीक है जी। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है बेटा। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं बड़े खर्चे, और बड़े खर्चों की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से चीज़ें मिलती हैं बहुत ज़्यादा महंगी। लेकिन आप देखेंगे कि आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन, आप ना कस्टमर बड़ा चालाक होता है, कहता है यार मैं बड़ी दुकान से खरीदने जाऊँगा ना चीज़ महंगी मिलेगी, वही चीज़ मुझे किसी स्मॉल बिजनेस वाले के पास वही क्वालिटी मिल जाएगी और सस्ते में मिल जाएगी। रीजन क्या है कि बड़े बिजनेस का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है और छोटे बिजनेस का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, और वो कम दामों में, सस्ते दामों में आपको सेम क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एक और फायदा है स्मॉल बिजनेस का जो वो इकोनॉमी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप एक बार देख लीजिए कि आपका स्मॉल बिजनेस इकोनॉमी में क्या रोल प्ले कर रहा है। आउटपुट जनरेट कर रहा है, इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। देखो यार ये दोनों पॉइंट ना आपस में लिंक है। प्रोडक्शन, अगर आप ज्यादा से ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन से ज्यादा आउटपुट जनरेट होगा, और आउटपुट जनरेट करने के लिए इंप्लॉयमेंट चाहिए होती है, इंप्लॉयज चाहिए होते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप देखिए कि इंप्लॉयज भी अपने आप
आप एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहे हैं। तो शुरुआत के 2 पॉइंट तो आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है। समझ आई बात या नहीं आती? हाँ जी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं कि प्रोवाइड करता है स्मॉल बिजनेस। हाँ जी, आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, खुद बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्मॉल बिजनेस बनाकर आपके सामने एक एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी आ जाती है। और आप देखें कि भाई जो स्मॉल बिजनेस होते हैं तो उसमें खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, तो प्रोडक्शन जो है वो लो कॉस्ट पर होता है। ठीक है जी, तो ये था स्मॉल बिजनेस का रोल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब मैं बात करता हूं रूरल इंडिया के लिए। रूरल इंडिया के लिए स्मॉल बिजनेस क्या रोल प्ले करता है? चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। देखो, आप सब अच्छे से जानते हैं कि इंडिया के 2 तरीके के एरियाज होते हैं। एक होते हैं अर्बन एरियाज जिनको हम शहर कहते हैं, एक होते हैं रूरल एरियाज जो गांव वगैरह के इलाके होते हैं। तो अब स्मॉल बिजनेसेस से रूरल एरियाज को क्या फायदा मिलता है? देखो बेटा, जैसे ही आप रूरल एरियाज के बारे में सोचते हैं ना, आपके दिमाग में आता है विलेज। और जैसे ही आप विलेज यानी गांव के बारे में सोचते हैं तो गांव के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में आते हैं खेत। समझ में आई बात या नहीं आती? खेती बाड़ी, है ना? आपके दिमाग में यही सारी चीज़ आती हैं। क्या लिखे चले जा रहा हूँ यार मैं भी। समझ में आई बात ही नहीं? आप अक्सर जैसे ही मैं आपके सामने रूरल इंडिया की बात करूंगा ना, आपके जहन में सबसे पहले खेती बाड़ी यानी फार्मर्स का दिमाग में आएगा। अब देखो, आप मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं कि आपके पास अपने खेत हैं, खेती बाड़ी है, और आप सीजन के अंदर क्रॉप को उगाकर उसे मार्केट में बेचकर पैसे कमाते हैं। लेकिन आपको पहले फसल कटने का वेट करना पड़ता है, फसल उगने का वेट करना पड़ता है, और फिर आप सोचते हैं कि पहले फसल उगेगी, फसल कटेगी, बिकेगी, फिर पैसा आएगा हमारे घर पे, है ना? एक विलेजर ये सोचता है, एक फार्मर ये सोचता है। लेकिन अगर वो अपने घर के आंगन में या घर के बाहर ही अपनी कोई छोटी सी जगह में एक परचून की दुकान खोल ले, जहां वो आटा, दाल, ऐसी चीजें बेचने लग जाए, तो देखो खेती बाड़ी तो चल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ एक और इनकम का सोर्स जो है वो क्या हो गया? जनरेट हो गया। यानी एक स्मॉल बिजनेस खोलने की वजह से आपके पास सिर्फ खेती बाड़ी से यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से ही इनकम नहीं आ रही, आप नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो रूरल एरिया में स्मॉल बिजनेस का सबसे पहला फायदा क्या है? मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। दूसरी चीज, प्रिवेंट माइग्रेशन। सबसे पहले यह समझते हैं सर, माइग्रेशन किसे कहते हैं? देखो, माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। अब आपने अक्सर देखा होगा, खासकर दिल्ली के अंदर यह होता है कि बिहार से, यूपी से बहुत से लोग अपने घर को छोड़कर दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं, और इसी वजह से दिल्ली बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड और पॉल्यूटेड दोनों हो चुका है। यहां पर लोग ज्यादा हैं और रहने के लिए जगह कम है। तो इससे नुकसान एक तरीके से अल्टीमेटली दिल्ली के ऊपर होता है। दिल्ली के रिसोर्सेज को दिल्ली के लोकल पीपल और माइग्रेटेड पीपल दोनों इस्तेमाल करते हैं। समझ आई बात नहीं? पर गलती किसी की नहीं है भाई। अगर वहां पर गवर्नमेंट की गलती है कि अगर रूरल एरियाज के अंदर इंप्लॉयमेंट के इतने ज्यादा जरिए नहीं है, तो फिर वो तो बेचारे दूसरे शहरों के इलाकों के अंदर जाकर काम करने के लिए, तलाशने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप गांवों के अंदर स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करेंगे तो स्मॉल बिजनेसेस की वजह से उन लोगों को वहीं इनकम मिल जाएगी, वहीं उनके एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया मिल जाएगा, जिससे जो माइग्रेशन है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, वो माइग्रेशन रुक जाएगा। समझ में आती है बात या नहीं? इसे कहा जाता है प्रिवेंट माइग्रेशन। रूरल एरिया का एक और फायदा स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड कर सकता है, और वो है माइग्रेशन को रोकना। दूसरी चीज देखो बेटा, रूरल एरियाज कहा ही इसलिए जाता है कि पॉवर्टी का लेवल वहां पर अर्बन एरियाज के मुकाबले ज्यादा होता है। पॉवर्टी कहते हैं गरीबी को। लेकिन अगर रूरल एरियाज के अंदर भी स्मॉल बिजनेसेस की गिनती बढ़ने लग जाएगी तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा? उससे वहां की गरीबी कम होने लग जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना गरीबी को ऑटोमेटिकली कम कर देता है। बात समझ में आती है नहीं आती? हाँ जी मेरे बच्चे, देखिए आगे पॉइंट पर जाते हैं। देखिए ये क्या है कि अगर स्मॉल बिजनेसेस रूरल एरियाज में खुलेंगे तो जितने भी रूरल एरियाज के अंदर जितने भी बैकवर्ड एरियाज हैं, जहां पर गरीबी ज्यादा है, वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? बेटा आप इन 4 पॉइंट्स को ध्यान रख सकते हैं और इससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से एक स्मॉल बिजनेस रूरल एरियाज में फायदा पहुंचा सकता है।
सबसे पहले हमने समझा कि स्मॉल बिजनेसेस MSMED एक्ट के हिसाब से क्या होते हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। फिर हमने ये समझा कि स्मॉल बिजनेस का रोल देश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस प्रकार रहता है, वहां मैंने आपको ये 5 पॉइंट समझाए। और स्मॉल बिजनेस का रोल रूरल इंडिया में किस प्रकार रहता है, वहां मैंने आपको ये 4 पॉइंट समझाए। आप किसी भी किताब को पढ़कर इसके लिए 2-2 लाइन का कंटेंट अपने हिसाब से आसानी से तैयार कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है बेटा, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वेट फॉर योर नेक्स्ट वीडियो।